Hello students, welcome back to the online class. In this class, we are going to start with our second part of the chapter, Atomic Structure and Chemical Bonding. In this part, we are going to cover all these topics. First of all, Bohr's theory of atom, then atomic number and mass number, then electronic configuration, and lastly, isotopes. Okay, so let's begin. First of all, Bohr's atomic theory. We have already studied about the Rutherford atomic model. हम लोगों ने Rutherford atomic model already पढ़ा हुआ है. उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे क्योंकि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है उसको बताया था कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ में सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं, पर उनकी एनर्जी के बारे में और उनकी एग्जैक्टली पोजीशन किस तरीके से घूम रहे हैं वो उन्होंने नहीं क्लियर किया था और ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन को बहुत क्लियर नहीं किया था. ठीक है, तो बोहर्स ने उसी सेम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही लेते हुए उन्होंने कुछ एजम्पशंस किए थे. तो पहला एजम्पशन बोहर का था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन अ सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट्स. उन्होंने कहा कि जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते न्यूक्लियस के, पर दे रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ और ऑर्बिट्स. वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ या फिर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और वो अपने ऑर्बिट्स से इधर उधर नहीं होते हैं. ठीक है, आउट ऑफ द सेवरल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव ओनली इन अ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. क्योंकि उस एटम में बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में घूमने की परमिशन है, वो दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं. दे ओनली रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ देयर ओन. जिस ऑर्बिट के लिए वो हैं उसी ऑर्बिट में वो सिर्फ रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, While moving in an allowed orbit, the electron is associated with a definite amount of energy. जब वो ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में उन्हें परमिशन मिली, जिस ऑर्बिट में वो अलाउड है घूमने के लिए, जब उस अलाउड में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं, मूव होते हैं, तो उनकी जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है, उनकी जो एक फिक्स एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. उस समय उनके पास में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है, देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स और शेल्स. इसीलिए उनके ऑर्बिट्स को, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, इसलिए उनके पास में जो एनर्जी गेन होती है, उसी कारण में उन ऑर्बिट्स को भी एनर्जी लेवल्स या शेल्स, एनर्जी सेल्स कहा जाता है. ठीक है, द ऑर्बिट्स आर एज फॉलोज. जो ऑर्बिट्स होते हैं वो KLMNO इस तरीके से एंड सो ऑन हो जाते हैं. ठीक है ना, तो जो सबसे अंदर वाला ऑर्बिट होता है उसे हम K कहते हैं, देन उसके बाहर वाला ऑर्बिट को हम L, देन M, देन N एंड सो ऑन. ऐसे ऑर्बिट्स आपके बढ़ते जाते हैं. ठीक है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द अलाउड एनर्जी लेवल और शेल, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी. जब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में या अपने एनर्जी लेवल पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो रेडिएट नहीं होती है, घटती नहीं है, और जिसके कारण वो अपने ऑर्बिट से निकलते नहीं है. ठीक है, अगर वो किसी और ऑर्बिट में जंप करेंगे तो उनकी एनर्जी लेवल जो होगी वो डिस्क्रीट करेगी, रेडिएट करेगी. पर जब तक वो अपने ही अलाउड इलेक्ट्रॉन जो अपने ही अलाउड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो उनकी एनर्जी लेवल जो होती है वो रेडिएट नहीं होती है. ठीक है, उनका जो डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करती है. ओके, When an electron jumps from lower to higher energy level, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ में जंप करता है तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. बट व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर, जब वो हायर से लोअर की तरफ में जंप करता है तो उससे एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, निकलती है. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर से हायर की तरफ में, जब कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो उनके पास एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और जब वो हायर से लोअर की तरफ में आता है तो क्या होती है, उसके पास एनर्जी एमिट होती है, बाहर निकलती है. ठीक है, तो दीज वेयर द एजम्पशंस ऑफ बोहर्स. बोहर ने एटॉमिक थ्योरी में सर्टेन कुछ एड ऑन किए थे अपने एजम्पशंस, और उसके कारण में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था वो सही माना गया एंड उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को बिल्कुल क्लियर समझा दिया था कि येस दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट दे रिवॉल्व ओनली इन देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स. और वो ऑर्बिट्स में जब तक रिवॉल्व करते हैं, जिस ऑर्बिट में उनको परमिशन मिली है,
तब तक उनकी एनर्जी जो होती है वो रेडिएट नहीं होती। इफ़ दे लीव देयर अलाउड शेल और ऑर्बिट देन देयर एनर्जी स्टार्ट्स रेडिएटिंग, तब उनकी एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड जो शेल्स हैं वो बहुत सारे शेल्स होते हैं एटम्स में। द फर्स्ट शेल जो सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में का जो सेल होता है उसका नाम है के, देन एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, द नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जितना एक आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। एक एटम के जो न्यूक्लियस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आपका प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, और यू कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन्स के पास ही होता है। ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर जो होता है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो हम उस एटम का एटॉमिक नंबर भी ईजिली बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल टू होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो तीन तरीके से आप किसी भी एक तरीके से बता सकते हैं, या तो फिर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज होंगे, या तो फिर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, या तो फिर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो एक एटम का अगर हमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पता है तो हम उसका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हमें पूछा गया है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है और हमें प्रोटॉन्स दिया है तो हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सपोज हमें दिया है कि कार्बन का कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें पूछ लिए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक बराबर होते, तो हम बोल सकते हैं कि जब प्रोटॉन्स 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे, और एटॉमिक नंबर अगर हम पूछ लेगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एक सेम होते हैं। ओके, एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से करते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज मास नंबर, द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, मास नंबर। हमें क्या पता चलेगा, मास नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। हम किससे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल ए से करते हैं। ठीक है, अब मास नंबर जैसे मैंने बताया कि अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो हमें मास नंबर पता चल जाएगा। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी लिख सकते हैं ना कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता है कि मास नंबर होता है। ठीक है, तो हम प्रोटॉन्स की जगह पे एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है ना, तो वी कैन राइट अनदर फॉर्मूला ऑल्सो फॉर मास नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक नंबर की जगह पे हम मास ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स तीनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, हम तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें मास नंबर पता चल गया, हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया, पर एक चीज़ आ रही है कि मास नंबर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता होने चाहिए, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर नहीं दिया हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। ठीक है, आप एटॉमिक नंबर की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं। ओके, आप इलेक्ट्रॉन, ये जैसे आपका दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, इसकी जगह पे आप प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, और ये तो फॉर्मूला दिया ही हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, एज यू ऑल हैव सीन ओवर हियर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है ये। सी है, एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ 13 प्रोटॉन्स। एक एलिमेंट है जिसके पास में कितने प्रोटॉन्स है? 13 प्रोटॉन्स है। ठीक है, एंड इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट्स मास नंबर इज 27। उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है वो 13 है और उसका मास नंबर जो है, मास कितना दिया हुआ है? 27। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंटेड। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और क्या निकालना है? न्यूट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, हमें दो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ है दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं 13। ठीक है, तो नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन्स, मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल आया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन 13 है। ठीक है, मैंने अभी आप इससे पहले यही बताया ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं और एटॉमिक नंबर बराबर होता है। ठीक है, तो क्या क्या बराबर होता है? प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये तीनों बराबर होंगे, तो हमें प्रोटॉन तो दिया, तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी निकल आएगा। सेकंड क्या पूछा है? नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। अब न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो हमारा निकल आया। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। हमें क्या माइनस करना है? एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। अगर हम करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एटॉमिक नंबर। अब हमें एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है? अब सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। मास नंबर इज, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। 27 माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा दोनों ही चीज़ दिया हुआ 13। ठीक है, तो 13 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस 13 करेंगे तो आप 14। तो आपका 14 क्या हो गया? आंसर हो गया। 14 आपका क्या निकल आया? न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोटॉन दिया था, मास नंबर दिया था, इलेक्ट्रॉन दिया था, और आपको कैलकुलेट क्या करना था? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना था। प्रोटॉन और मास नंबर आपका दिया था। तो जब प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन दिया तो हमें एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हमने कर दिया, तो हमारा न्यूट्रॉन भी आ गया। ठीक है, दिस वे यू कैन फाइंड आउट किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इजीली कैलकुलेट उसे कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को जो आपके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में, जो उनके ऑर्बिट्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। किस तरीके से? अब जैसे इससे पहले आपने बोहर के मॉडल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट शेल्स में रोटेट करते हैं, है ना। तो किस तरीके से उनको जिस शेल में या जिस ऑर्बिट में उन्हें परमिशन मिलती है वो उसी में रोटेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को पता कैसे चलेगा कि हमें किस शेल में घूमना है और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी था। इसलिए इन 1921 बोहर एंड बरी ने एक स्कीम निकाली जिसे नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इस स्कीम में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट किया गया था डिफरेंट ऑर्बिट्स में, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में
घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे और एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. अब 2n स्क्वायर जो था ये एक रूल है, दिस इज कॉल्ड एज 2n स्क्वायर रूल, जो कि ये बताता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो वो रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक होटल है, एक होटल में कई सारे रूम्स होते हैं. ठीक है, रूम में अब वो कुछ कोई रूम बड़े होते हैं, कोई रूम छोटे होते हैं, कोई मीडियम साइज़ के होते हैं. ठीक है, तो वो रूम के हिसाब से होटल मैनेजर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि किस रूम में हम कितने गेस्ट को ठहराएंगे. ठीक है ना, जो बहुत बड़ा रूम होगा वहाँ पे 4 बेड होंगे तो 4 लोग ठहर सकते हैं. ठीक है, जैसे छोटा रूम होगा 2 बेड है तो 2 ही लोग रुकेंगे वहाँ पे. और अगर एक ही रूम होगा तो एक ही बेड पड़ा होगा तो एक ही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, 2 लोग को हम वहाँ पे नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो एक ही बेड पड़ा, एक ही लोग वहाँ पे सो सकते हैं या एक ही लोग वहाँ पे रह सकते हैं. ठीक है, सो दिस वे इन ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने इसे जाना. और इस रूल को जो 2n स्क्वायर रूल है उसने इसे क्लियर किया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमने पहले ही पता है कि शेल्स आपकी जो होती हैं वो K, L, M, N एंड सो ऑन इस तरीके से शेल होती है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट शेल जो होती है वो आपकी क्या होती है, सबसे फर्स्ट शेल जो होती है आपकी, सपोज दिस इज द फर्स्ट शेल. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ये आपकी फर्स्ट शेल है. इन द फर्स्ट शेल और के शेल, सबसे पहली वाली शेल क्या होती है आपकी, के शेल होती है. ये डायग्राम में आप देखिए कि एक और ये एटम दिया हुआ है और इसमें कई सारे शेल्स बनाए हुए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट शेल आपका दिया हुआ है, सी दिस इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट शेल, दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, जो कि जिसके अंदर में प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है ना, फर्स्ट शेल जो है सबसे न्यूक्लियस के पास में जो सबसे पहली शेल होती है उसे फर्स्ट शेल कहते हैं, उसे हम के शेल भी कहते हैं. सेकेंड शेल जो होती है उसके बाद वाली शेल होती है, दिस वन इज द सेकेंड शेल, ये आपकी सेकेंड शेल है जो कि एल कहलाती है. ठीक है, थर्ड शेल जो होती है ये थर्ड शेल है आपकी, जो कि एम शेल कहलाती है. और जो फोर्थ शेल होती है उसे हम एन कहते हैं, एन शेल कहते हैं. ठीक है ना, तो सबसे इनर वाली शेल होती है वो के होती है, सबसे आउटर वाली शेल को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं. ठीक है, तो एन शेल में जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शेल रह सकते हैं क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ी होती है. बाहर जितना ज़्यादा गैप होगा शेल्स के, न्यूक्लियस के जितने पास में कोई शेल होगा वो छोटा सा बनेगा, तो उसके पास में छोटा जगह होगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे. ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा शेल उतने ज़्यादा उसका पास में स्पेस आएगा, उतने ज़्यादा उसके पास में प्लेस होगा और उतने ज़्यादा शेल्स इलेक्ट्रॉन्स उसमें घूम सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो शेल है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसे हम के ऑर्बिट कहते हैं, के शेल कहते हैं. और मैंने आपको रूल बताया कि 2n स्क्वायर. ठीक है ना, तो यहाँ पे n जो है वो हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कौन सी शेल हम ले रहे हैं. ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट शेल अगर हम लेते हैं तो हम 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1. फर्स्ट शेल ले रहे हैं ना, तो फर्स्ट शेल यानी 1. ठीक है ना, और n 1 का स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2. तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. ठीक है, नाउ अब अगर हम फिर से देखें सेकेंड शेल में फिर से हम वही रूल लगाएंगे 2n स्क्वायर, वही रूल. 2 की जगह पे हम 2 ही लिखेंगे, n की जगह पे हमें नंबर ऑफ शेल लिखना है, तो अब हमारा नंबर क्या हो गया सेकेंड शेल का, तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. तो सेकेंड शेल में हमें क्या पता चल गया 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. ठीक है, तो सेकेंड शेल में हमें पता चल गया कि हमें ये फर्स्ट शेल में 2 रह सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 रह सकते हैं. ठीक है, नाउ हम देखेंगे थर्ड शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो फिर से हम वही रूल लेंगे 2n स्क्वायर 2. अब हमारा थर्ड शेल है तो नंबर ऑफ n की जगह पे हम 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा आपका 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 इंटू 9, ये आपका 3 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो 9 आएगा ना, 3 3 9, तो 2 9 से कितना होता है
18, ठीक है। तो हमारे थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फोर्थ शेल लेंगे। फोर्थ शेल में देखिए 2n², इसी रूल को लेंगे तो 2 × 4, जो n होगा वो हमारा फोर्थ शेल हो जाएगा, स्क्वायर। नाउ 4 4 ज़ा 16, तो 2 × 16 इज इक्वल टू 32, तो 2 × 16 32 हो जाएगा। तो फोर्थ शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 32, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2। सेकेंड शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 8। थर्ड शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 18। और फोर्थ शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 32। तो मैक्सिमम हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा हम नहीं रख सकेंगे। 2 से ज़्यादा अगर उसमें होंगे तो आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे और एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना, जंप होगा, जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी का लॉस होगा। सेकेंड शेल में हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, थर्ड शेल में हम सिर्फ 18 और फोर्थ शेल में हम सिर्फ 32 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट किया गया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब कोई भी एटम अगर आपको मिलता है, कोई भी एटम को आपको कॉन्फ़िगरेट करना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो आप इजीली उसे कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके समझा रही हूँ। सी हियर, सपोज हमारे पास में एक सपोज लिथियम, ठीक है ना, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 3 होता है, ठीक है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो इसका जो आपको अगर कॉन्फ़िगरेट करना है तो पहले आपके पास में क्या होगा, आप शेल बनाएंगे। फर्स्ट शेल, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल K, देन L, देन M एंड देन N, ठीक है ना। तो पहले वाले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, पहले वाले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। अब 3 में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, अब हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो दूसरे वाले शेल पे हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो गए, पर हमें रखने कितने थे, दूसरे वाले शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, पर हमारे हाथ में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं, सिर्फ एक ही बचा, इसलिए हमने एक ही रख दिया, ठीक है। अब अगर हम लेते हैं हम ले रहे हैं सपोज सोडियम ले लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम, अगर हम सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको हम रखेंगे सोडियम के एटॉमिक नंबर में किस तरीके से शेल में रह सकता है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकेंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल एंड सपोज दिस इज द फोर्थ शेल, ये आपका फोर्थ शेल है, ठीक है ना। अब फर्स्ट शेल में हमें कितने रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, हमने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 11 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपके हाथ में कितने शेल बच रहे हैं, ओनली 9 शेल बच रहे हैं। सेकेंड में हमने 8 रख दिया, 1, सेकेंड में हमें क्या रखते हैं भाई, K में हमें 2 रखना होता है, L में हमें 8 रखना होता है, M में हमें 18 एंड देन N में हमें 32, ठीक है ना, यही होता है ना। तो सेकेंड में हम, अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, तो सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, ठीक है। अब 9 में से हमने 8 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा। थर्ड शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, पर हमारे पास में सिर्फ एक शेल बच रहा, एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में रख देंगे, ठीक है ना। फोर्थ शेल हमारी एम्प्टी रहेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें किसी भी एलिमेंट के लिए हम ईजिली उसको कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका, बस आप हर चीज़ के लिए अगर आपको बोला गया है शेल ड्रॉ करनी है, ऑर्बिट्स ड्रॉ करने, तब आप ऑर्बिट्स ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है तो आप K L M N शेल के नाम लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखिए, आप सिर्फ ऐसे भी याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे लिथियम के लिए और दूसरे शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, लिथियम का 2 1। सोडियम का अगर हम बात करें, सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे,
देन हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरे और थर्ड शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सोडियम के लिए, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा लिथियम के लिए। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट ड्राइंग ऑर्बिट्स भी आप लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली भी आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज isotopes. This is the last topic of the slide. The atoms of same element which have the same atomic number but different mass number are called isotopes. किसी एटम के एटॉमिक, किसी एटम का अगर जैसे कि सेम ही एलिमेंट्स हैं, एक एटम के सेम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अगर सेम एटॉमिक नंबर है पर मास नंबर डिफरेंट है तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि द एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स में अगर उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जा रहा है और मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम हो जा रहा है और मास नंबर डिफरेंट हो जा रहा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? द डिफरेंस इन द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों मास नंबर में डिफरेंस होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी एलिमेंट में उसके एटॉमिक नंबर में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होता है, सिर्फ डिफर क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का अगर एटम आपका मास नंबर अगर डिफरेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू विच न्यूट्रॉन के कारण में डिफरेंट करेगा। जैसे कि एक्चुअली हर एक एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जो होते हैं, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट का 2 या 3 एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हर एक उसके अलग अलग हर एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, 2 या 3 आइसोटोप्स हर एक एलिमेंट के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर एलिमेंट की हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है ना। 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्रोटियम में हाइड्रोजन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, तो इसका मास नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, 1, इसका मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन्स होता है वो 1 होता है और न्यूट्रॉन 1 हो जाता है, तो इसका भी आपका मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा इन कंपेरिजन टू प्रोटियम। ट्राइटियम में क्या होता है, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है, ठीक है। तो इसका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा भाई, ट्राइटियम का मास नंबर 3 हो जाएगा, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 हो जाएगा, प्रोटियम का मास नंबर 1 ही रहेगा। तो तीनों के मास नंबर डिफरेंट है पर तीनों ही क्या हैं, किसके आइसोटोप्स हैं, एक ही एलिमेंट के ना, हाइड्रोजन के पार्ट्स हैं, आइसोटोप्स हैं, तो पर तीनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, पर एटॉमिक नंबर तीनों का सेम ही है। एटॉमिक नंबर तीनों का क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, वो डिफरेंट, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए एटॉमिक नंबर तीनों का 1 ही रहेगा। आप ये फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर जो है वो तीनों का 1 ही है। ये देखिए 1 1 1 एंड 1। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तीनों में 1 1 1 है, ठीक है ना। पर डिफरेंट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो रहा है, जिसके कारण में हमारा मास नंबर जो है वो डिफर हो जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, जिनमें कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट आर आइसोटोप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होगा तो आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। Okay, in the next video we are going to discuss, or we are going to start with the chemical bonding, which is the most important part of the chapter. ये सबसे ज़्यादा important part है chapter का, and mostly questions जो होते हैं वो आपके chemical bonding से आते हैं, जिसके लिए आपको electronic configuration को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है और उसको अच्छे से practice करना ज़रूरी है। आप अलग अलग एलिमेंट्स को लीजिए, अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के उनके एटॉमिक नंबर को कॉन्फ़िगरेट करने की कोशिश करिए, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस द केमिकल बॉन्डिंग एंड विल नो अबाउट द मेथड्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स। ओके, टिल नाउ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।